हमारे इन छोरों को हमने इक्वल सैलरी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल ब्रांड, इक्वल मैचेस, सब कुछ इक्वल दिया है हमारी इन छोरियों से। लेकिन फिर भी आज हरमनप्रीत को ये बात कहनी पड़ती है कि आज और लाडलो तुम्हें सिखाती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराते हैं। मेंस टीम में अब ये 11 फिट नहीं बैठ रहे। देखो जो 11 हमारे लिए खेल रही है इनका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके आजू बाजू जो उन्हें सिलेक्ट करने और कोचिंग करने के लिए बैठे हैं इनका कहना थोड़ा मुश्किल है। भाई हमारी छोरियों ने सेमीफाइनल में माइटी ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई, उसकी खुशी एक तरफ, और हमारे शिवम भाई का रिकॉर्ड टूट गया उसका दुख एक तरफ। दिसंबर 2019 से बनी 37 मैचेस की स्ट्रीक जो पिछले 6 साल से हमारे दुबे साहब अपनी लगन मेहनत से चला रहे थे, हमारे जीजी साहब ने ऐसी छड़ी घुमाई वो भी टूट गई। शिवम दुबे आफ्टर हिज स्ट्रीक इज ब्रोकन। आज मेरे दुख, मेरी निराशा की कोई सीमा नहीं। 17 सालों के बाद टीम इंडिया एमसीजी में एक T20 मुकाबला हार गई। ओडीआई सीरीज की जीत के बाद 1-0 से T20 में भी ऑस्ट्रेलिया ने बढ़त बना ली। क्या हुआ इस मैच में और कौन सी ऐसी गलती है जो हमारे सूर्या और जीजी साहब को नहीं समझ आ रही, चलिए सब कुछ बताता हूं आपको इस वीडियो। देखो टॉस का तो बताना बनता भी नहीं है, x = कांस्टेंट तुम मान लो। सबको पता है कि टॉस तो कौन जीता होगा और उन्होंने जीतकर क्या फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया। मिचेल मार्श जब से कप्तान बने हैं ये ऑस्ट्रेलिया का एक ट्रेंड सा बना है। 19 टॉसेज उन्होंने जीते हैं और 19 के 19 में टॉस जीतकर चेस करने का फैसला किया है। पर पता है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि कैप्टन सूर्यकुमार यादव हमारे आकर कहते हैं कि देखो हमें बैटिंग फर्स्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस डिसीजन से खुश हैं। बल्कि इनफैक्ट मैच खत्म होने के बाद मिचेल मार्श ने फिर से जाकर बोला कि टॉस एक बहुत बड़ा एडवांटेज फैक्टर था हमारे लिए, क्योंकि मॉइस्चर थी पिच पर और उसको जॉर्ज हेजलगॉड ने किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया है ये हमारे बल्लेबाजों से अच्छा कौन जानता है। देखा जाए तो हमारी भारतीय टीम ने अपने फर्स्ट 4 विकेट विथिन 5 ओवर्स लूज कर दिए थे सिर्फ 32 रन पर, और मुझे लगता है कि उसके बाद इस मैच में कुछ खास था नहीं। हम हमेशा मेरेकल की उम्मीद करते हैं पर ऐसे मेरेकल्स बहुत ही कम होते हैं। मुझे लगता है मैच वहीं पर खत्म हो चुका था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा इस मुकाबले को जीता है, डोमिनेट किया है। गिल और जायसवाल भाई हमारे लिए ओपन करने आते हैं और गिल भाई हमारे आते संगी कह देते हैं तुम लोग रोते रहो जायसवाल जायसवाल, खेलूंगा तो मैं ही। पर भाई आपने खेला कहाँ? मैं सच कह रहा हूँ, मैं शुभमन गिल की बहुत तारीफ करता हूँ, बहुत जगह उन्हें डिफेंड भी करता हूँ, पर मैंने उन्हें हेजलगॉड के अगेंस्ट बल्लेबाजी करते देखा एंड अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो मैं ये कहूंगा कि उनके पास कोई क्लू था ही नहीं। ही वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस। लग रहा था कि कोई इंटरनेशनल गेंदबाजी तो कर रहा है पर सामने कोई गली क्रिकेट का बल्लेबाज खड़ा है। और इनफैक्ट सिर्फ शुभमन ही नहीं, जब हेजलवुड ने अपना गॉड मोड एक्टिवेट किया तो उन्होंने हमारे सारे बल्लेबाजों को कंप्लीटली क्लूलेस ही फील कराया था, फिर चाहे वो सैमसन रहे हो, सूर्यकुमार यादव रहे हो या फिर रहे हो तिलक वर्मा। इनफैक्ट अभिषेक शर्मा भी बस उन्हें अवॉइड ही करते नजर आए और इसीलिए हेजलवुड ने जब अपना 4 ओवर का स्पेल कंप्लीट किया तो इट वाज फॉर 13 रन्स एंड 3 विकेट विद एन इकोनॉमी ऑफ 3.2, जिसमें सिर्फ बंदे ने एक चौका कंसीड किया था और वो भी भाई अभिषेक शर्मा का एज लग के गया। ब्रो बोलिंग लाइक मैग्रा एंड सेलिब्रेटिंग लाइक अख्तर। भाई हेजलवुड की सबसे बड़ी खासियत जो मैंने देखी है वो ये है ना कि ये बंदा एक तो सटीक लाइन एंड लेंथ डालता है, वही एक लाइन एंड लेंथ पर ये ऑल फॉर्मेट गेंदबाजी करता है, वो शायद आप और हम सभी लोग जानते हैं। पर उसके अलावा ये ना थोड़ा सा गेंद को पटकते हैं ज्यादा जोर से अपनी कलाइयों से, जिसकी वजह से जिस पिच पर थोड़ा सा ज्यादा उछाल या फिर थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट और निप रहता है, मॉइस्चर रहता है, इनको एक एक्स्ट्रा जिप मिलता है। पिच पे से गेंद थोड़ा सा ज्यादा उछलती है, थोड़ा सा अनइवन सा बाउंस देती है और वो बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा ट्रबल है। इमेजिन करो कि आप चौथे स्टंप की गेंद खेल रहे हो और उसके बाद गेंद अलग तरीके के उछाल के साथ आ रही है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतने से नहीं आ रही, तो दिस इज गोइंग टू ट्रबल अ लॉट ऑफ बैटर्स। और यही इनकी स्ट्रेटजी होती है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण स्ट्रेटजी है, पर इसका तोड़ निकालना बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ मतलब अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो और सामने चेतेश्वर पुजारा ना हो तो। एंड ऑब्वियसली एक बार फिर से हमारे बैटिंग ऑर्डर का जो माँ की आंख और सरसों का साग हुआ था उस पर तो खैर मैं क्या ही बात करूं, अब तो आदत सी हो गई है जीजी एरा में हमें ऐसे जीने में। ओपनर्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि इस टीम में कोई फिक्स है जिसको जब हमारे जीजी साहब धप्पा बोल देते हैं वो तब आकर बल्लेबाजी करते हैं। और जिस तरीके की बल्लेबाजी फिर हमारे मर्द जात ने की है, एक समय पर तो मैं खुद सोच रहा था कि अच्छा यार ये बताओ ये जमीमा कब आएगी बल्लेबाजी करने। खैर वो तो नहीं आई, पर जिस तरीके से हमारे बल्लेबाज पवेलियन आए और गए, मीम बिरादरी की तरफ से मीम जरूर आ चुके हैं। जीजी भाई गिल ने जो सेंचुरी बनाई उसकी वीडियो भेजना जरा। भाई शुभमन गिल फ्लॉप हुआ तो ये सबसे एक्सपेक्टेड मीम मुझे पता रहता है कि आने ही वाला है। संजू सैमसन कह रहे हैं भाई ये जमीमा रॉड्रिगेज कौन से चढ़ जाती है जरा बताना। बाकी सूर्या भाई की फॉर्म तो हम देख ही रहे हैं, उसी T20s में शायद रन बना रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, नहीं तो जिस मैच में कोई मतलब निकलता है उसमें तो तुम इस सीजन देख ही रहे हो, उनकी लगी ही पड़ी है। तिलक वर्मा ने एक बहुत ही अननेसेसरी शॉट खेल दिया, अक्षर भाई हमारे रन आउट हो गए, लेकिन इन सब के बीच हमारा अभिषेक शर्मा एक छोर पर खड़ा था और शायद बस यही कह रहा था ठीक है तुम लोगों से रन नहीं बन रहे तो एक साइड से अपना विकेट तो बचा लो कम से कम। भाई 20 ओवर के मैच में अभिषेक शर्मा ने ऑलमोस्ट 18 ओवर बल्लेबाजी की है और खेली है मात्र 37 गेंदें, जिसमें उन्होंने 183 के स्ट्राइक रेट से 68 रन भी बनाए हैं। लेकिन भाई उस बंदे ने स्ट्राइक ही नहीं ली, या फिर मैं कह दूं कि शायद उसे मौका ही ना मिला। और मैं आपको बताऊं कि जब पहले T20 में अभिषेक शर्मा थोड़ा जल्दी आउट हो गए तो लोगों ने कॉमेंट किया कि यार देखो ये बंदा ना स्लॉगर है, ये अंधी मारता है, लग गई तो लग गई, नहीं तो इसके अंदर ना कोई क्लास नहीं है।
भाई ये स्लॉगर मारने वाला बंदा तुम्हारे सारे क्लास और टेक्निकल खिलाड़ियों से ना लाख गुना ज़्यादा बेटर खेला उन्हीं कठिन कंडीशंस और कठिन पिच पर जहां पर सामने वाले बल्लेबाजों को गेंदें दिख ही नहीं रही थी। मैं तो कहता हूं भैया ऐसे ही 2-4 स्लॉगर और रख लो ना तो टीम का भला हो जाए। ऑन अ सीरियस नोट, ये बहुत ही स्टूपिड कमेंट है। इनफैक्ट अभिषेक शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इस मैच में देखकर मैंने देखा कि यार ये बंदा मैच्योरिटी से खेलता है। देखो जॉर्ज हेजलवुड को खेलना कठिन था तो बंदा टैप करके सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक पर जाए, थोड़ा सा समय इधर से बिताने की कोशिश करें, फिर जिस गेंदबाज को टारगेट करना था जैसे कि जेवियर बार्टलेट तो उनके लिए स्ट्राइक लें। तो वो एक टैक्टिक थी कि मुझे किस तरीके से अपनी पारी को एक्सेलरेट करना है ताकि मैं खड़ा भी रहूं, रन भी बनाता रहूं और अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाऊं और गेंदबाज को टारगेट करूं। एरिया को उन्होंने टारगेट किया कि भाई मेरे को ऑफ साइड ही लगातार खेलना है, ज्यादा से ज्यादा गेंदें, इनफैक्ट वो उधर ही खेलते ही हैं, वो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, बस मेरे को टपाना है। तो हर चीज वो बहुत ही प्लानिंग के साथ कर रहे थे। तो ये कह देना कि भाई वो आके बस घुमाता है, इस चीज का कोई सेंस नहीं। वैसे सेंस तो इस बात का भी नहीं था कि आखिर शिवम दुबे के ऊपर हर्षित राणा कैसे बल्लेबाजी करने आते हैं, पर अगर जीजी साहब कह रहा है तो ऐसी बहुत सी सेंसलेस चीजें हो रही हैं और जिनको मैं आगे गिनाऊंगा भी। फिलहाल शिवम भाई हमसे यही कह रहे थे, अबे सालों खिलाना नहीं है तो सीधा बोल दो, ये अक्षर और हर्षित राणा को ऊपर भेजने का क्या लॉजिक है। खैर हर्षित भाई क्रूशियल स्टेज पर आकर जरूर अभिषेक के साथ एक पार्टनरशिप करते हैं, एक छक्का भी लगाते हैं और दूसरा भी ऑलमोस्ट छक्का मार ही दिया था, लेकिन भैया कैच आउट हो जाते हैं। हालांकि मैं चलो कहूंगा कि ठीक है, उन्होंने थोड़ी सी पारी को स्टेबल किया, भले फिर वो स्ट्राइक रेट अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बाद शिवम दुबे आते हैं, अंततः उनको मौका मिलता है और आते संग पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पर वो अपनी विकेट गवा बैठते हैं और उसके बाद 0-0 के साथ काम खत्म हो जाता है हमारी टीम का और हम 125 पर ऑल आउट हो गए, जो कि डेफिनेटली काफी बिलो पार टोटल था। 160-170 आप एमसीजी पर एक्सपेक्ट करते हो, इवन चाहे कंडीशंस कैसी हो। हालांकि शुरू में जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आई तो मदद हमारे भी गेंदबाजों को थी, पर भैया मदद थी वहां पर मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड को उनकी बल्लेबाजी में। एक ऐसी पार्टनरशिप उन्होंने शुरू में ही जड़ दी जो मैच हमसे काफी दूर लेकर चला गया और उसके बाद शायद इस मैच में कुछ खास था नहीं। हाँ, अंत में विकेट जरूर गिरी, स्पिनर्स आए, थोड़ा सा इधर उधर प्रेशर बना, वो जसप्रीत बुमराह ने बैक टू बैक 2 विकेट भी चटकाई, पर वो सब ना सिर्फ फालतू की चीजें थी, उसका गेम सेंस से कोई लेना देना नहीं था। गेम बहुत पहले खत्म हो चुका था, फॉर्मेलिटीज बची थी जिसको पूरा करके आसानी से इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। एक बहुत ही कन्विंसिंग विन ऑस्ट्रेलिया के पास आई है और हमारे पास हैं बहुत सारे सवाल जिनका जवाब शायद मैनेजमेंट को देना जरूरी है और इसीलिए मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखना चाहता हूं। देखो सोशल मीडिया पर तो मुझे पता ही था कि भैया गौतम गंभीर, हर्षित राणा, शुभमन गिल ये सारे खिलाड़ी अच्छे खासे लपेटे जाने वाले हैं, पर मैं थोड़ा सा ना आराम से बैठकर मैच देख रहा था और सोच रहा था कि यार गौतम गंभीर आखिर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। और जो मैंने फिगर आउट किया और उसके बाद जो मेरे सवाल हैं वो तुम ध्यान से सुनो। देखो मुझे ये समझ में आता है कि आप स्पिनर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खिलाना चाहते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भले हाल फिलहाल में स्पिनर्स के अगेंस्ट गेम इंप्रूव किया पर स्टिल बहुत वल्नरेबल है। हमने इस मैच में भी उसका थोड़ा मतलब देखा, हमने ट्रायल की, भले ही मैच एकदम खत्म था पर फिर भी उनकी हालत खराब थी। वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट तो कोई उनके पास जवाब ही नहीं था और कुलदीप को वो मार रहे थे पर फिर भी अपनी विकेट गंवा रहे थे। बट ये एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने के लिए या फिर शायद हर्षित राणा खिलाने के लिए, जो भी है उसकी वजह से आप हमारे जायसवाल को भी ड्रॉप करते हो, अर्शदीप जैसे प्लेयर को ड्रॉप करते हो, ये मुझे सेंस नहीं बनाता। देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि हर्षित राणा अपना रोल जो भी निभा रहे हैं, जैसा भी निभा रहे हैं, सही कर रहे हैं। आज बल्लेबाजी में भी क्रूशियल उन्होंने योगदान दिया। चलो गेंदबाजी बहुत ही खराब थी बट दैट इज फाइन, मैं एक मैच भी मान लेता हूं कि चलो एक मैच खराब हो गया। मैं इतना कोई हेट वाली चीज यहां पर लेकर नहीं आया हूं, पर मेरा सवाल यह है कि क्या अर्शदीप से कोई कंपैरिजन बनता है? क्या उसके लिए आप अर्शदीप जैसे गेंदबाज को बिठाओगे? बात यह नहीं है कि हर्षित आपके लिए क्या लेकर आते हैं क्या नहीं लेकर आते हैं, बट व्हाट अबाउट अर्शदीप? वो जो लेकर आते हैं टेबल पर वो उससे कहीं ज्यादा है एंड फॉर दैट रीजन यू हैव टू प्ले हिम। इवन अगर आपके पास हार्दिक नहीं है, हार्दिक आते तो शायद आप अर्शदीप खिला लेते या फिर एक एक्स्ट्रा स्पिनर वो जो मतलब जिसकी वजह से आपको ड्रॉप करना पड़ रहा है, बहुत से सिनेरियोज हैं वो सेटल हो जाते। पर क्या अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर आप हर्षित को खिलाओगे जिसकी वजह से आप अर्शदीप को बिठाओगे? ये मेरे लिए सेंस नहीं बनाता। मेरे लिए सेंस तो बिल्कुल ये बात नहीं बनाती कि ये जो बैटिंग ऑर्डर है क्या ये किसी खिलाड़ी को सिक्योरिटी या फिर ट्रस्ट देता है। हमने हमारी टीम्स जो सक्सेस हुई हैं अंडर रोहित लीडरशिप, अंडर राहुल द्रविड़, हमने बार बार ये बातें सुनी थी कि हम अपने प्लेयर्स को स्पेसिफिक रोल देते हैं और उन्हें बताते हैं कि यहीं खेलोगे, ऐसे खेलोगे, जाओ अपने गेम को इंप्रूव करो। यहाँ पर संजू सैमसन को आप ओपन कराते हो, फिर किसी दिन कहते हो कि नंबर 5 पर खिलाएंगे, अब इसको फिनिशर बना देंगे, 2 मैच में वो अच्छा परफॉर्म करेगा, फिर नंबर 3 पर भेज दोगे। ऐसे कैसे कोई खिलाड़ी यार परफॉर्म करके हर पोजीशन पर आपको दे दे? मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेंस बनाता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरा ये है कि अगर आपको शिवम दुबे की बल्लेबाजी पर ट्रस्ट नहीं, जो कि मैं समझ रहा था कि पेस फ्रेंडली कंडीशंस पर आपको पता था कि शिवम दुबे नहीं चल पाएगा, इसीलिए आपने हर्षित राणा को ऊपर भेजा कि भाई जा थोड़ा सा गेम टाइम निकाल और उसके बाद वी विल सेंड दुबे। बट भाई जब तुम्हें ये पता है कि तुम ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेल रहे हो, यहाँ तो पेसर्स ही आएंगे, उनको मदद ही मिलेगी, आपको दुबे की बल्लेबाजी पे नहीं ट्रस्ट है, तो भैया इससे बेटर है आप स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खिला लो यार। इससे तो बेटर था कि आप जितेश या फिर रिंकू में से किसी को खिलाते, क्योंकि गेंदबाजी तो आप वैसे भी क्या ही यूटिलाइज करोगे जब बल्लेबाजी में स्कोर ही आप 120 के आसपास बना रहे हो। और मैं जानता हूं कि जब हार्दिक और नीतीश अवेलेबल हो जाए तो शायद आप और बेटर प्लेइंग 11 उतार सकते हो, मे बी दुबे खेले भी ना, बट जब तक
नहीं है, यू शुड हैव दैट ऑप्शन अवेलेबल। और अगेन वही बात है कि जिस तरीके का आप बैटिंग ऑर्डर लेकर जा रहे हो ना, जिसमें आपके लिए शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा आपके लोअर मिडिल ऑर्डर में नजर आते हैं, मुझे लगता है कि ना ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत का विषय डेफिनेटली बन रही हैं। फिर वही बात है कि हर्षित राणा पर तो आप ओवर ट्रस्ट करते हो, जिन पर करना चाहिए उन पर करते नहीं हो। फिर हर्षित की थोड़ी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई, लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसको ओवर गालियां भी देंगे। तो ये चीजें ना मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रही हैं और मुझे लिटरली ये फील आ रहा है ना कि आप सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस के हिसाब से खेलने की कोशिश कर रहे हो, जहां एक्स्ट्रा स्पिनर खेल रहा है, मोर ऑफ एन ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं ताकि आपको बॉलिंग एबिलिटीज ज्यादा मिले। पर ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है, आप 2026 टी20 विश्व कप की तैयारी करना चाहते हो पर उसकी प्रैक्टिस क्या ऑस्ट्रेलिया में ही कर रहे हो भाई? ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया में जीतना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि उन कंडीशंस के हिसाब से बहुत कंफ्यूजिंग पर्सपेक्टिव मुझे गंभीर साहब का निकल कर आता है, जितना मैंने एनालाइज करने की कोशिश की। खैर, ये था मेरा अपना एनालिसिस। आपके विचार क्या हैं? क्या गलतियां हो रही हैं भारतीय टीम से? क्या सुधारने की जरूरत है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग फन मजाक के साथ सीरियस क्रिकेट एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचते रहें।